इस बार भी लड़की पैदा की है तुमने। क्या समझ रखा है तुमने मुझे? क्या मैं पूरी जिंदगी बेटियों का बोझ ढोता रहूंगा? ये शब्द किसी पति के नहीं, बल्कि किसी पत्थर दिल दरिंदे के थे। गुस्से से लाल आंखों के साथ मेरे पति ने मुझे धक्का दिया और मैं दरवाजे से बाहर गिर पड़ी। मेरे पीछे मेरी 4 बेटियां थीं, डरी हुई, सहमी हुई, कांपती हुई। उसने नफरत से हमारी तरफ देखा और चीखा, अभी इसी वक्त इस घर से निकल जाओ, और हाँ, अपनी इन 4 बेटियों को भी साथ लेकर जाओ। मैं तुम लोगों का चेहरा दोबारा नहीं देखना चाहता। मेरी 3 बड़ी बेटियां रोती हुई उसके पैरों से लिपट गई। पापा, ऐसा मत कीजिए, हम कहाँ जाएंगी? लेकिन उसके चेहरे पर जरा दया नहीं थी। उसने झटके से अपने पैर छुड़ाए और हमें तेज धक्के मारते हुए बाहर की ओर धकेल दिया। बाहर आसमान फट पड़ा था। तेज तूफानी बारिश, कड़कती बिजली और ठंडी हवाओं के बीच हम सब भीगते हुए खड़े थे। मेरी सबसे छोटी बेटी मेरी गोद में थी। उसकी सांसें तेज चल रही थी। मैं डर और बेबसी से काँप रही थी। मैंने हाथ जोड़कर झोली फैलाकर उसके सामने गिड़गिड़ाना शुरू कर दिया। आपको भगवान का वास्ता है, इस हालात में हमें घर से मत निकालिए। मेरी कोई जगह नहीं है। इन मासूम बच्चियों को लेकर मैं कहाँ जाऊंगी? मेरी बात सुनते ही मेरे पति भड़क गए। उसने जोर से दहाड़ते हुए कहा, जहाँ मरना है मरो, जहाँ जीना है जियो। किसी से भीख मांगो या कहीं नाच कर गाकर पैसा कमाओ। मुझे तुमसे और तुम्हारी बेटियों से कोई मतलब नहीं। ये बात कान खोल कर सुन लो। इतना कहकर उसने जोर से दरवाज़ा बंद कर दिया। दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ बारिश की गड़गड़ाहट में भी दिल को चीर देने वाली थी। मैं कुछ पल तक वहीं खड़ी रही, भीगती हुई, टूटती हुई, अपनी 4 बेटियों को गले लगाए हुए, और समझ नहीं पा रही थी कि इस अंधेरी तूफानी रात में अब हमारा अगला कदम क्या होगा। मैंने अपनी सबसे छोटी बच्ची के सिर पर अपना दुपट्टा डाल दिया ताकि तेज बारिश की बूंदें उसे भिगो न सके, लेकिन ठंडी हवा इतनी बेरहम थी कि वह फिर भी मेरी गोद से सिसकती रही। हम पैदल चलते हुए सड़क के किनारे बने फुटपाथ तक आ गए। वहीं सिमट कर बैठ गई। मेरी बाकी बेटियां भूख और सर्दी से बिलख रही थी। उनके होठ काँप रहे थे और आंखों में डर और साफ झलक रहा था। मेरे पास उन्हें देने के लिए ना खाना था, ना कोई सहारा, बस एक बेबस माँ का टूटा हुआ हौसला था। मैंने थकी हुई आंखों से आसमान की तरफ देखा। ऊपर सिर्फ घना अंधेरा था, जैसे मेरी जिंदगी की सारी रोशनी बुझ चुकी हो। मेरे मन में एक पल के लिए खौफनाक ख्याल आया कि क्या सब कुछ यहीं ख़त्म कर देना आसान नहीं होगा। लेकिन अगले ही पल मेरी नज़र अपनी मासूम बच्चियों पर पड़ी। अगर मैं टूट गई तो इन नन्ही जिंदगियों का क्या होगा? ये सोचते ही मेरा दिल और भारी हो गया और मैं अंदर ही अंदर बिलखती जा रही थी। उसी बेबसी के बीच मेरे पुराने और टूटे हुए मोबाइल की घंटी बज उठी। इस वीरान और डरावनी रात में फ़ोन की आवाज़ किसी चमत्कार से कम नहीं थी। मैंने घबरा कर स्क्रीन की तरफ देखा। वहाँ एक नाम चमक रहा था, राधिका। उस नाम को देखते ऐसा लगा जैसे डूबते हुए इंसान को अचानक किसी ने हाथ थाम लिया हो। कांपते हाथों से मैंने कॉल रिसीव की और बस इतना कह पाई, हेलो। दूसरी तरफ से राधिका की हैरान और अपनापन भरी आवाज़ आई। उसने पूछा, मैं कैसी हूँ और इतने दिनों से कोई खबर क्यों नहीं ली? उसने बताया कि वह अभी लंदन से वापस आई है और सबसे पहले मुझे फ़ोन करके उसका मन हुआ। उसकी बात सुनते मेरे सब्र का बांध टूट गया और मैं खुद को रोक ना सकी। मेरी सिसकियाँ तेज होती चली गई और मैं फूट फूट कर रो पड़ी। काफ़ी मुश्किल से मैंने रोते हुए कहा कि मैं पूरी रात बर्बाद हो चुकी हूँ, मुझे घर से निकाल दिया गया। दूसरी तरफ कुछ पलों के लिए गहरी खामोशी छा गई। फिर राधिका की आवाज़ गंभीर हो गई। उसने मुझसे पूछा, किसने निकाला? मैं इस वक्त कहाँ हूँ और पीछे गाड़ियों का इतना शोर क्यों आ रहा है? मैंने टूटी हुई आवाज़ में उसे बताया कि मेरे पति ने मुझे छोड़ दिया और मैं अपनी बच्चियों के साथ सड़क पर बैठी हूँ। मेरे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है। बिना एक पल गवाए राधिका ने मुझे वहीं रुकने को कहा और तुरंत अपनी लोकेशन भेजने को बोला। उसने साफ कहा कि वह ड्राइवर के साथ आ रही है और मुझे हिलने की जरूरत नहीं है। मैंने जल्दी से उसे जगह बता दी और फ़ोन बंद कर दिया। लेकिन मेरा मन अनजाने ही बीते हुए दिनों की तरफ भटकने लगा था। राधिका मेरी वही दोस्त थी जो कभी मेरी पड़ोसन हुआ करती थी। हम दोनों एक जैसी गरीबी में पली बड़ी थी, लेकिन उसकी सोच मुझसे अलग थी। मुझे याद आया कि एक दिन छत पर कपड़े सुखाते उसने मुझसे कहा था कि वह इस गरीबी भरी जिंदगी से बाहर निकल कर रहेगी। उसे बस पैसा चाहिए, चाहे इसके लिए उसे किसी भी उम्र के आदमी से शादी क्यों ना करनी पड़े। उसकी बातें सुनकर मैं हैरान रह गई थी और उसे समझाने की कोशिश की थी कि खुशियाँ सिर्फ पैसों से नहीं आती और हमारे जैसे लोगों की ज़िंदगी में ऐसे सपने पूरे होना आसान नहीं होता। लेकिन वह बेपरवाही से हंस पड़ी थी और बोली थी कि उसे अब गरीबी का रोना नहीं रोना। लोग क्या कहेंगे, इसकी उसकी कोई परवाह नहीं। आखिरकार उसने वही किया जो उसने ठान लिया था। उसने अपने से काफ़ी बड़े और पहले से शादीशुदा एक अमीर आदमी से शादी कर ली। उसने अपनी शर्त पर वह रिश्ता अपनाया था। एक बड़ा घर, आराम भरी जिंदगी और पैसों की कोई कमी नहीं। लोगों ने बातें की, उंगलियां उठाई, लेकिन उसने किसी की नहीं सुनी और अपनी हर शर्त पूरी करवाई। आज वही राधिका मेरी ज़िंदगी के इस सबसे अंधेरे मोड़ पर मुझे याद आई थी। करीब आधा घंटा बीत चुका था।
बारिश अब भी थमने का नाम नहीं ले रही थी और सड़क की लाइटों के नीचे हम पांचों किसी अनजाने साए की तरह बैठे थे। तभी दूर से आती रोशनी हमारे पास आकर ठहर गई। एक बड़ी और महंगी गाड़ी थी। जैसे उसका शीशा नीचे हुआ, सामने एक जाना पहचाना चेहरा दिखाई दिया। राधिका। उसके चेहरे पर घबराहट और बेचैनी साफ झलक रही थी। उसने ड्राइवर से कुछ कहा और बिना देरी के गाड़ी से बाहर निकल आई। महंगे कपड़े, कीमती गहने और सजा सवरा रूप, लेकिन मुझे और मेरी बच्चियों को देखकर उसकी आंखें भर आई। हे भगवान! उसके मुंह से बस इतना ही निकला। फिर उसने मुझे संभालते हुए कहा, यहाँ क्यों बैठी हो? चलो जल्दी गाड़ी में बैठो। मैंने हिम्मत जुटाकर कहा कि हम 5 लोग हैं और मुझे समझ नहीं आ रहा कि वह हमें कहाँ ले जाएगी। उसने मेरी बात बीच में रोक दी और मुझे पूरे विश्वास से बोली, मेरा पति बाहर है। इस घर में मेरी मर्जी के बिना कुछ नहीं होता। अब सवाल मत करो। उसके लहजे में इतना यकीन था कि मेरे भीतर का डर कुछ पल के लिए शांत हो गया। जैसे ही हम गाड़ी में बैठे, गर्म हवा ने बच्चियों के कांपते शरीर को थोड़ा सुकून दिया। राधिका ड्राइवर को जल्दी चलने के लिए कह रही थी। मैं चुपचाप उसे देखती रही। वह वही पुरानी दोस्त थी, लेकिन उसके भीतर कुछ बदला हुआ था। एक अजीब सी चमक जो मुझे असहज कर रही थी। फिर भी उस वक्त मेरी सबसे बड़ी ताकत थी। गाड़ी एक विशाल बंगले के भीतर जाकर रुकी। ऊंचे गेट, चारों तरफ फैली रोशनी और सन्नाटा। ये जगह मेरी दुनिया से बिल्कुल अलग थी। राधिका ने मेरा हाथ थाम लिया और कहा, डरने की जरूरत नहीं है, अब कुछ दिन यहीं रहोगी। मैं हिचकिचाते हुए अंदर गई। मन में राहत थी, लेकिन कहीं ना कहीं कोई अनजाना डर भी चुपचाप मेरे साथ चला आया था। सुबह जब आँख खुली तो कुछ पल तक मुझे लगा जैसे ये कोई सपना हो। मेरे पास मेरी बच्चियां थी और हम एक सुरक्षित कमरे में थे। नाश्ते की मेज पर राधिका पहले से बैठी थी। उसने सामान्य सी आवाज में पूछा, अब आगे क्या करने का इरादा है? मैंने झिझकते हुए कहा कि मैं उस पर बोझ नहीं बनना चाहती और घर का हर काम कर सकती हूँ। मेरी बात सुनकर वह नाराज हो गई। उसने साफ कहा कि मैं उसकी दोस्त हूँ, कोई काम वाली नहीं, और मुझे झाड़ू तक छूने की जरूरत नहीं है। जब मैंने फिर कहा कि मैं बिना काम किए रहना मुझे अच्छा नहीं लगेगा, तो उसने थोड़ी देर सोचकर कहा कि मैं घर की देखरेख कर लूँ, क्योंकि वह खुद बहुत व्यस्त रहती है। मुझे हैरानी हुई, क्योंकि उस घर में हर काम के लिए लोग मौजूद थे। उसका पति बाहर रहता था, बच्चे भी नहीं थे। फिर भी मैंने कुछ नहीं पूछा। उसी समय उसने रसोई के स्टाफ को हटा दिया और कहा कि अब से खाना मैं ही बनाऊंगी, क्योंकि उसे मेरे हाथ का खाने का स्वाद है। कुछ ही समय में उसने मेरे और बच्चियों के लिए एक अलग कमरा तैयार कर दिया। शाम को उसने मुझे बुलाया और बताया कि मेरी तीनों बड़ी बेटियों का अच्छे से स्कूल में दाखिला हो चुका है, किताबें और कपड़े सब आ चुके हैं। मैं उसकी तरफ सब चुपचाप देखती रही। शब्द मेरे गले में अटक गए थे। उसने हाथ उठाकर बस इतना कहा कि एहसान जैसी बातें मत सोचो। दिन बीतने लगे, बच्चियां स्कूल जाने लगी और मैं घर संभालने लगी। लेकिन धीरे धीरे मैंने एक अजीब बात महसूस की थी। जैसे शाम ढलती, राधिका का व्यवहार बदल जाता। वो अपने कमरे में बंद हो जाती और कुछ देर बाद जब बाहर आती तो बिल्कुल अलग इंसान लगती। भारी मेकअप, महंगे कपड़े और तीखी खुशबू। एक रात मैंने पूछ लिया कि वह इतनी देर रात कहाँ जा रही है। उसने पलटकर देखा तक नहीं, बस इतना कहा कि कुछ जरूरी काम है और गेट बंद करवा देना। ये रोज का सिलसिला बन गया था। मेरी बड़ी बेटी भी ये सब देख रही थी। एक दिन उसने मासूमियत से पूछा, जब आंटी के पति बाहर हैं तो वो रोज रात को सज धज कर किसके लिए जाती हैं? मैंने उसे तुरंत डांट दिया और कहा कि हमें किसी के निजी जीवन में दखल नहीं देना चाहिए। मेरी बेटी तो चुप हो गई, लेकिन मेरे मन में सवाल गूंजता रहा। राधिका ने हमें सहारा दिया था, इसलिए मैं चुप थी। मगर उस बंगले की खामोशी और उसकी रातों की तैयारी किसी ऐसे सच की ओर इशारा कर रही थी जिससे जानना शायद मेरे लिए टालना अब आसान नहीं था। वह ज़्यादातर दिन भर अपने कमरे में ही सोई रहती, जैसे उसे बाहरी दुनिया से कोई लेना देना ना हो। लेकिन जैसे शाम ढलती, उसके भीतर जैसे कोई और ही इंसान जाग उठता। रात होती, उसकी चाल ढाल, उसका लहजा, उसकी पुरानी दुनिया बदल जाती। मुझे भीतर ही भीतर डर सताने लगा, कहीं ये सब कुछ किसी आने वाले बड़े तूफान की आहट तो नहीं। बाहर से वह मेरे और मेरी बच्चियों के साथ बहुत सब्र और पेश से आती थी। हमारे खाने पीने, आराम और ज़रूरतों का पूरा ख्याल रखती। बदले में मैं भी पूरी ईमानदारी से उसके घर की जिम्मेदारियां निभा रही थी। फिर भी उसका रात में यूं गायब हो जाना मेरे मन में कांटे की तरह चुभता रहता था। एक अनजाना सा भय मेरे दिल में घर करने लगा था, जैसे ये कहानी किसी गलत मोड़ की तरफ बढ़ रही हो। एक शाम जब वह रोज की तरह सज सवरी होकर हॉल में आई तो मैंने हिम्मत जुटाई। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन सवाल दबाए रखना अब मुझसे नहीं हो पा रहा था। मैंने धीमी आवाज में कहा कि क्या मैं उससे कुछ पूछ सकती हूँ? वह आईने के सामने खड़ी लिपस्टिक ठीक कर रही थी और बिना मेरी तरफ देखे बोली कि पूछो, इसमें इजाजत कैसी? मैं झिझकते हुए बोली कि वह हर रात इतनी तैयार होकर कहाँ जाती है, जबकि उसका पति यहाँ नहीं, और वह खुद कहती है कि शहर में उसका कोई खास जान पहचान वाला नहीं है। मेरा सवाल पूरा होते उसका हाथ रुक गया। उसने पलटकर मेरी तरफ देखा तो उसके चेहरे से सारी नरमी गायब हो चुकी थी। उसकी जगह एक अजीब सी सख्ती और बेचैनी छा गई थी। उसने ऊंची आवाज में कहा कि क्या मैं उस पर शक कर रही हूँ?
उसका अचानक बदला हुआ लहजा मुझे डरा गया। मैंने तुरंत सफाई दी कि शक की कोई बात नहीं, मैं तो बस उसकी फ़िक्र में पूछ रही हूँ, क्योंकि ज़माना ठीक नहीं है और वह अकेली औरत है। मेरी बात पूरी होने से पहले ही उसने मुझे चुप करा दिया। उसकी नज़रें इधर-उधर भटक रही थी, जैसे वह शब्द ढूँढ रही हो। उसने जल्दी-जल्दी कहा कि उसकी कुछ पुरानी सहेलियाँ इसी शहर में रहती हैं। उन्हीं के साथ वो रात को बैठती है और बातें करती है और खाना लेती है, और इसमें सोचने जैसा कुछ नहीं। लेकिन उसके चेहरे का रंग पल-पल बदल रहा था। साफ लग रहा था कि वह सच नहीं बोल रही। मैंने और सवाल करना ठीक नहीं समझा और खामोश हो गई। वो झटके से पर्स उठाकर बाहर निकल गई। उस रात मुझे नींद नहीं आई। मैंने बच्चियों को सुला दिया और खुद लाउंज में बैठ गई। घड़ी की सुइयां लगातार आगे बढ़ती रही। 12 बजे, फिर 1, फिर 2, लेकिन वो लौट कर नहीं आई। मेरा मन तरह तरह के डर से भर गया। कहीं उसके साथ कोई अनहोनी तो नहीं हो गई, या वह किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गई। मैं बार बार खिड़की से बाहर झांकती रही, मगर सड़क सूनी पड़ी थी। धीरे धीरे अंधेरा हल्का होने लगा और सुबह की फीकी रोशनी फैलने लगी। तभी बाहर गाड़ी के हॉर्न की आवाज़ सुनाई दी। मैं चौंक कर उठी और जल्दी से मेन गेट की तरफ भागी। गेट खुलते ही वह अंदर आई। उसकी हालत देखकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। वह ठीक से चल भी नहीं पा रही थी। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे, बाल बिखरे हुए थे और चेहरे पर अजीब सी घबराहट साफ दिख रही थी। उसने मेरी तरफ देखा तक नहीं, जैसे मैं वहाँ मौजूद ना हूँ। वह लड़खड़ाते हुए मेरे पास से गुजरी और सीधे अपने कमरे में चली गई। फिर जोर से दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ आई। मैं वहीं खड़ी रह गई। यह वह राधिका नहीं थी जिसे मैं जानती थी। वह सीधी सादी भोली भाली लड़की जो कभी मेरे साथ एक मोहल्ले में रहा करती थी। रात बाहर रहना और सुबह इस हाल में लौटना, यह सब देखकर मेरा दिल बैठ गया। मुझे पहली बार साफ महसूस हुआ कि यहाँ सिर्फ कुछ गड़बड़ नहीं, बल्कि पूरी कहानी ही किसी खतरनाक सच की तरफ इशारा करी है। उस दौलत और उस चमक दमक और उस आलीशान जिंदगी के पीछे कुछ ऐसा छुपा था जिसका अंदाजा मुझे अब धीरे धीरे होने लगा था। ये चमक दमक, बेहिसाब पैसा और बड़ी बड़ी गाड़ियाँ अब मुझे किसी गलत राह की निशानी लगने लगी थी। मैंने बेचैनी में आसमान की तरफ देखा और मन ही मन कहा, हे भगवान, मैं किस मुसीबत में आ फंसी। अगर राधिका किसी गलत रास्ते में चल रही है तो मेरी मासूम बच्चियों का क्या होगा। मेरे दिमाग में तरह तरह के डर घूमने लगे थे और दिल बार बार बैठा जा रहा था। सुबह के करीब 11 बजे राधिका अपने कमरे में बाहर निकली। मैं लाउंज में सफाई कर रही थी। मुझे लगा कि रात की हालत के बाद वह शर्मिंदा होगी, या कम से कम थकी और बीमार सी दिखेगी। लेकिन उसका चेहरा देखकर मैं हैरान रह गई। वह ऐसे मुस्कुरा रही थी जैसे रात को कुछ ना हुआ हो। उसने जमाई लेते हुए कहा, अरे चाय बना दो, सिर बहुत दुख रहा है। नींद भी पूरी नहीं हुई। मैं उसे कुछ पल तक देखती रह गई, फिर चुपचाप किचन में चली गई। जब मैंने चाय ला कर दी तो वह आराम से पीने लगी। फिर बड़े हल्के अंदाज में बोली, आज उसे शॉपिंग पर जाना है। नया मॉल खुला है और वहाँ अच्छा सामान आया है। मेरे मुंह से बिना सोचे निकल गया, राधिका तुम ठीक तो हो? रात को जिस हालत में आई थी, मुझे बहुत डर लग गया था। उसने कप नीचे रखा और मुझे घूर कर देखा। फिर सख्त लहजे में बोली, मैंने कहा ना कुछ नहीं हुआ, बस थकान थी। अब मेरा मूड खराब मत करो। इतना कहकर वह तैयार होने चली गई। दोपहर को वह ढेर सारे शॉपिंग बैग लेकर लौटी। नए कपड़े, नए जूते और मेकअप का सामान हर तरफ फैला हुआ था। शाम होते उसने नई ड्रेस पहनी, अच्छे से सज धज कर तैयार हुई, फिर गाड़ी लेकर बाहर निकल गई। वह उसी रास्ते से आगे बढ़ रही थी और मैं चुपचाप सब कुछ देख रही थी, जैसे कुछ कहने या रोकने की ताकत ही मुझ में ना बची हो। एक रात वह घर पर नहीं थी। बच्चे अपने कमरे में सो रहे थे और मैं लाउंज में बैठी खाली नज़रों से दीवारों को देख रही थी। तभी अचानक लैंडलाइन फ़ोन की घंटी बज उठी। उस घर में फ़ोन बहुत कम बजता था, इसलिए मैं चौंक गई। हिचकिचाते हुए मैंने रिसीवर उठाया और हेलो कहा। दूसरी तरफ से एक भारी और सख्त आवाज़ आई, राधिका कहाँ है? फ़ोन क्यों नहीं उठा रही? उसकी आवाज़ में इतना रोब था कि मैं डर गई। घबराते हुए मैंने कहा कि वह घर पर नहीं है। सामने से तुरंत सवाल आया, तुम कौन हो और मेरे घर में क्या कर रही हो? उसके बोलने के तरीके से मुझे समझ में आया कि ये राधिका का पति है। मैंने खुद को संभालते हुए कहा कि मैं उसकी सहेली हूँ और कुछ दिनों के लिए यहाँ रुकी हूँ। वो आदमी ठंडी हंसी हंसकर बोला, तो तुमने भी यहाँ डेरा डाल लिया है? अब ये बताओ, मेरी पत्नी साहिबा कहाँ है? रात के 12 बज रहे हैं और वह घर पर नहीं है। उसने पत्नी साहिबा ऐसे कहा कि मेरे दिल में डर बैठ गया। उसने अपना नाम विक्रम बताया और दोबारा पूछा कि राधिका कहाँ गई। मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ गए। अगर मैं सच कह देती तो ना जाने क्या होता। राधिका ने मुझे सहारा दिया था। मैं उसे ठेस पहुंचाना नहीं चाहती थी। दिमाग में जो पहला बहाना आया मैंने वही कह दिया। मैंने कहा कि उसकी तबीयत अचानक खराब हो गई थी। सिर में बहुत दर्द था, इसलिए वह डॉक्टर के पास गई है और शायद जांच चल रही है, इसलिए देर हो रही है। कुछ पल उधर खामोशी रही, फिर शक से भरी आवाज़ आई, अगर तबीयत खराब थी तो फ़ोन क्यों नहीं ले गई और डॉक्टर के पास अकेली कैसे चली गई? ड्राइवर तो छुट्टी पर है। मैं पूरी तरह घबरा चुकी थी। पसीना निकल आया। मैंने कांपती आवाज़ में कहा कि वह जल्दी में फ़ोन घर पर भूल गई होगी और टैक्सी लेकर चली गई होगी। मैंने कहा कि वह बस आने वाली है। उसने गहरी सांस ली और कहा, जैसे ही वह आए उससे कहना कि मुझसे बात करे और उसे बता देना कि मैं कोई बेवकूफ़ नहीं हूँ।
मुझे सब पता है। ये कहकर उसने फ़ोन रख दिया। रिसीवर मेरे हाथ में रह गया और मेरा दिल ज़ोरों से धड़कने लगा था। मुझे साफ महसूस हो रहा था कि मेरा दिल बहुत तेज़ धड़क रहा था। राधिका को बचाने के लिए मैंने झूठ तो बोल दिया था, लेकिन ये सोच सोच कर डर लग रहा था कि वह आगे किसी बड़ी मुसीबत में फंस सकती है। विक्रम की आवाज़ और उसका सवाल पूछने का तरीका साफ बता रहा था कि उसके मन में शक बैठ चुका है। मुझे लगने लगा था कि राधिका की ये रंगीन जिंदगी अब ज़्यादा दिनों तक छुपी नहीं रह पाएगी। मैं सोफे पर बैठी और उसके लौटने का इंतजार करती रही ताकि उसे बता सकूं कि उसकी गैर मौजूदगी में क्या क्या हुआ है। वह रात मेरे लिए किसी सज़ा से कम नहीं थी। नींद आंखों से गायब थी। मैं कभी कमरे में टहलती, कभी खिड़की से बाहर झांकती। दिल में एक अजीब सा डर बैठ गया। घड़ी की सुइयां बहुत धीरे चल रही थी। जब सुबह के 5 बजे तब बाहर गाड़ी रुकने की आवाज़ आई। मैं तुरंत दरवाजे की ओर भागी। राधिका अंदर आई। उसकी हालत देखकर मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसकी आंखें सूजी हुई थी और चेहरा थका हारा सा लग रहा था। मुझे लाउंज में जागते देखकर वह एक पल के लिए ठिठक गई। उसने अपने कपड़े ठीक किए और रूखे लहजे में बोली, तुम अभी तक जाग रही हो? सब ठीक है ना? बच्चे ठीक है? उसकी आवाज़ में अपनापन नहीं, बल्कि सावधानी थी। शायद वह नहीं चाहती थी कि मैं उसकी वापसी का समय नोट करूं। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। रात को तुम्हारे पति का फ़ोन आया था। इतना सुनते उसका चेहरा एकदम से सफ़ेद पड़ गया। उसके हाथ से पर्स लगभग गिर ही गया था। वह घबरा कर मेरे पास आई और मेरा हाथ पकड़ते हुए बोली, क्या विक्रम का फ़ोन आया था? कब आया? तुमने क्या कहा उसे? उसने क्या पूछा? उसके चेहरे पर जो डर था वह सिर्फ पकड़े जाने का नहीं, बल्कि उसे कहीं गहरा था। मैंने उसे शांत रहते हुए कहा, डरो मत, मैंने कुछ गलत नहीं बताया। मैंने बस यही कहा कि तुम्हारी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी और तुम डॉक्टर के पास गई हो। फ़ोन जल्दी में घर पर ही छूट गया। मेरी बात सुनते उसने लंबी सांस ली, जैसे उसकी जान में जान आई हो। उसके चेहरे का रंग धीरे धीरे सामान्य होने लगा। अच्छा किया, उसने कहा। अगर उसे थोड़ा सा भी शक हो जाता तो वो मेरा जीना मुश्किल कर देता। मैं कुछ कहना चाहती थी, लेकिन उसने हाथ के इशारे से मुझे चुप करा दिया। रुको, मुझे अभी उसे फ़ोन करना होगा, उसने कहा, वरना उसका शक और बढ़ जाएगा। उसने तुरंत मोबाइल उठाकर विक्रम को कॉल किया। फ़ोन लगते उसकी आवाज़ और चेहरा दोनों बदल गए थे। अब वह कमज़ोर और बीमार पत्नी लग रही थी। हेलो, मैं अभी हॉस्पिटल से लौटी हूँ। अचानक सिर में बहुत तेज़ दर्द उठा था। कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं पास खड़ी ये सब सुन रही थी और हैरान थी कि वह इतनी आसानी से झूठ कैसे बोल पा रही थी। दूसरी तरफ से विक्रम शायद सवाल कर रहा था। राधिका ने तुरंत कहा, आप इंडिया आने की ज़रूरत मत समझिए। वहाँ आपका काम है, बच्चे हैं। मैं यहाँ सब संभाल लूँगी। मैंने दवा ले ली है। फ़ोन रखने के बाद उसने राहत की सांस ली और मेरी तरफ देखकर हल्की मुस्कान दी। अगर वह यहाँ आ गया तो मेरी ज़िंदगी बंद हो जाएगी। उसने कहा कि बस ये कह देना कि मैं नींद की गोलियाँ खाकर लेट जाती हूँ, रात में नींद नहीं खुलती, या फिर कह देना कि मैं वॉशरूम में थी। कुछ भी बहाना बना देना, बस उसे शक मत डालना। वह मुझे झूठ बोलने के तरीके समझा रही थी ताकि वह आदमी निश्चिंत रहे। उसकी बात सुनकर मुझे अंदर अंदर बहुत बुरा लगा। राधिका का ये व्यवहार मुझे बिल्कुल सही नहीं लगा। वह उस इंसान को धोखा दे रही थी जिसने उसे इतना बड़ा घर दिया, आराम की ज़िंदगी दी और हर सुविधा मुफ्त करवाई। मुझे लगता था कि उसे अपने पति के साथ सच्चा रहना चाहिए, उसे सच बता देना चाहिए, लेकिन वो उसे अंधेरे में रख रही थी। मेरा मन मुझे बार बार धिक्कार रहा था कि मैं भी उसके झूठ का हिस्सा बनती जा रही हूँ, मगर मेरी मजबूरी यह थी कि मेरे पास कोई ठिकाना नहीं था। राधिका की ये दोहरी जिंदगी मुझे किसी बड़े खतरे का संकेत लग रही थी। दिन बीतते गए और दिन कब हफ्तों में बदल गए मुझे पता न चला। राधिका का वही रहन सहन और वही छुपी हुई हरकतें चलती रही। धीरे धीरे मैं उसकी दिनचर्या का हिस्सा बन चुकी थी और मैंने उसके मामलों में दखल देना लगभग छोड़ ही दिया था। मेरी चिंता बस इतनी थी कि मेरी और मेरी बेटियों के सिर पर जो छत है वह बनी रहे। ये छत हमें राधिका की वजह से मिल रही थी, लेकिन मुझे ये बिल्कुल अंदाजा नहीं था जिस छत के नीचे हम सुकून से सांस ले रहे हैं वह बहुत जल्द हिलने वाली है। एक रात रोज से बिल्कुल अलग कुछ हुआ था। रात का आखिरी पहर था। अचानक बाहर गाड़ी के टायरों की बहुत तेज आवाज़ सुनाई दी। ऐसा लगा जैसे किसी ने घबराहट में जोर से ब्रेक लगा दी हो। मैं चौंक कर उठी। दिल जोरों से धड़कने लगा। मैं अभी अपना दुपट्टा ठीक कर रही थी कि दरवाज़ा जोर से खुला और फिर जोर की आवाज़ के साथ बंद हो गया। राधिका कमरे में दाखिल हुई। उसकी हालत देखकर मेरी सांस अटकी। वह बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी। उसका चेहरा पसीने से भीगा हुआ था और आंखों में साफ डर दिख रहा था। उसकी सांस तेज चल रही थी, जैसे वह किसी बड़ी मुसीबत से भाग कर आई हो। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे। वह सीधे मेरे पास आई और आते ही उसने मेरा कंधा पकड़कर हिला दिया। उसने घबराई हुई आवाज़ में कहा, तुम जाग रही हो? अच्छा हुआ है, शुक्र है तुम जाग रही हो। अब जल्दी करो। उसने बिना रुके फिर से आगे कहा कि अपनी बड़ी बेटी को बुलाओ, उसे अभी उठाओ। उसका बोलने का तरीका ऐसा था जैसे वह आदेश दे रही हो और विनती भी कर रही हो। मैं उसकी बात समझ नहीं पाई। मैंने हैरानी से पूछा कि आखिर क्या हुआ है? सब ठीक तो है ना? तुम इतनी घबराई क्यों हो? और इस समय मेरी बच्ची को उठाने की क्या ज़रूरत है? मेरी बात सुनते ही वह गुस्से में चिल्ला पड़ी। उसने कहा कि बहस मत करो, जो कहा जा रहा है वो करो। उसे नींद से जगाकर तुरंत बाहर लेकर आओ, मुझे उसकी ज़रूरत है। उसकी बात सुनकर मेरा माथा ठनक गया। मेरी बेटी अभी सिर्फ 13 साल की थी।
इतनी रात गए उसे मेरी बच्ची की क्या ज़रूरत पड़ सकती थी। मैं अपनी जगह से हिली नहीं। मैंने साफ कहा कि वह सो रही है और उसे सुबह स्कूल जाना है। पहले ये बताओ कि मामला क्या है और तुम इस हालत में क्यों हो। राधिका ने अपने माथे पर हाथ मारा। वह बेहद तनाव में लग रही थी। वह मेरे करीब आई और आंखों में आंखें डालकर बोली कि उसने मुझ पर बहुत एहसान किए हैं। उसने मुझे सड़क से उठाकर इस बड़े घर में जगह दी है, मेरी बेटियों का अच्छे स्कूलों में दाखिला करवाया है, मेरी और मेरी बच्चियों का खर्च उठाया है। उसने कहा कि आज उसे उन एहसानों का बदला चाहिए। उसकी ये बात सुनते मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। एहसानों का बदला, और वह भी मेरी मासूम बच्ची से। मेरा दिल तेजी से धड़क उठा और मेरे शरीर में सिरहन सी दौड़ गई। मैंने उसे साफ कहा कि राधिका, मैं तुम्हारे एहसानों को कभी मुकर नहीं सकती। अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं अपनी जान भी दे दूंगी, लेकिन मेरी बेटी को इस गंदे सच में मत घसीटो। वह भी बच्ची है। तुम मुझसे कहो जो करना है मैं करूंगी। मेरी बात सुनते ही वह आपे से बाहर आ गई। वह तेज आवाज़ में चिल्लाई, तुम नहीं कर सकती, तुम्हारी उम्र ज़्यादा है, वह छोटी है, मुझे उसकी ज़रूरत है। पुलिस कभी भी आ सकती है, मेरे पास वक्त नहीं। मैं सुन रह गई। पुलिस क्यों आएगी? तुमने क्या कर दिया है राधिका? भगवान के लिए सच बताओ, मैंने सख्ती से कहा। जब तक वह पूरी बात नहीं बताएगी मैं अपनी बेटी को उसके कमरे से बाहर नहीं आने दूंगी। मैं उसके कमरे के दरवाजे के सामने दीवार बनकर खड़ी हो गई थी। राधिका की आंखों में डर साफ दिख रहा था। अचानक उसका गुस्सा टूट गया और वह सामने हाथ जोड़ने लगी और बोली, मेरी ज़िंदगी दाव पर लगी है। अगर तुमने मेरी मदद ना की तो मैं पूरी तरह बर्बाद हो जाऊंगी। तुम्हारी बेटी ही मुझे इस मुसीबत से निकाल सकती है। मैं उसकी ज़िंदगी संवार दूंगी, वादा करती हूँ। मैं हैरान थी, जिस काम के लिए वह मेरी बेटी को आगे करना चाहती थी उसकी कल्पना ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। तभी मुझे महसूस हुआ कि उसके मुंह से शराब की तेज गंध आ रही थी। वह चिंगम से उसे छुपाने की कोशिश कर रही थी। वह नशे में थी और खुद पर काबू खो चुकी थी। उसने मेरे कंधे पकड़कर मुझे जोर से झकझोरा और बोली, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मेरी गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया है। मेरे मुंह से चीख निकलते निकलते रह गई। एक्सीडेंट? कोई घायल तो नहीं हुआ? उसने खाली आंखों से मुझे देखा और सिर हिला दिया। नहीं, वह मर गया है। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने बताया कि सड़क किनारे एक चौकीदार रात की ड्यूटी खत्म करके घर लौट रहा था। बारिश की वजह से सड़क फिसलन भरी थी। नशे में गाड़ी चलाते वक्त उसका संतुलन बिगड़ गया और गाड़ी सीधे उस आदमी से टकरा गई और वह वहीं गिर पड़ा और उठ ना सका। मैं कांपने लगी। एक इंसान की जान चली गई थी और राधिका को सिर्फ अपनी चिंता थी। मैंने रोते हुए कहा, तुमने नशे में गाड़ी चलाई, भगवान तुम्हें माफ़ नहीं करेगा। वह चीख पड़ी, अब उपदेश मत दो, पुलिस ने गाड़ी का नंबर नोट कर लिया है, वे यहाँ पहुँचने वाले हैं। अगर मेरे पति को पता चला कि मैं रात को नशे में बाहर थी तो वह मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। मुझे बचना है। मैंने पूछा, मेरी बेटी इससे कैसे तुम्हें बचा सकती है? उसने ठंडे स्वर में कहा, तुम पुलिस से कहोगी कि गाड़ी तुम्हारी बेटी चला रही थी, वह नाबालिग है, उस पर सख्त कार्रवाई नहीं होगी। मैं सब संभाल लूंगी, पैसे देकर इस मामले को ख़त्म करवा दूंगी। मैंने नफरत से उसका हाथ झटक दिया। कभी नहीं, मैं अपनी बेटी को अपराधी नहीं बना सकती। तुम्हारी गलती की सज़ा मेरी बच्ची क्यों भुगते? अब उसका चेहरा सख्त हो गया। उसने धमकी दी, अगर मेरी बात नहीं मानी तो अभी इसी वक्त अपनी सारी बेटियों को लेकर इस घर से निकल जाओ, सड़क पर छोड़ दूंगी तुम्हें। फिर उसने पल भर में लहजा बदल लिया। लालच देते हुए बोली, मेरी बात मान लो, मैं तुम्हें बहुत पैसे दूंगी, तुम्हारी बाकी बेटियों की पढ़ाई शादी सब मैं देख लूंगी, सिर्फ एक बेटी की कुर्बानी देनी होगी। वह पागलों की तरफ बोले जा रही थी। मैं रोते उसके पैरों में गिर गिर, राधिका, मुझ पर तरस खाओ, कह दो कि गाड़ी में चला रही थी, मैं जेल जाने को तैयार हूँ, लेकिन मेरी बेटी को छोड़ दो। उसने मुझे झिड़क दिया, पुलिस कभी नहीं मानेगी कि तुम जैसी औरत मेरी गाड़ी लेकर बाहर निकली होगी। यह कहानी तुम्हारी बेटी पर ही फिट बैठती है। हमारी आवाज़ें सुनकर मेरी बड़ी बेटी कमरे से बाहर आई। वह घबरा कर बोली, मम्मी क्या हुआ? राधिका झपट कर उसके पास गई और उसका हाथ पकड़ लिया। पुलिस से कहना कि एक्सीडेंट तुमसे हुआ है। मेरी बेटी डर कर मुझसे चिपक गई। नहीं आंटी, मैंने कभी गाड़ी नहीं चलाई, मैं झूठ क्यों बोलूँ? कमरे में रोना धोना मच गया। तभी बाहर पुलिस की गाड़ी आकर रुकी। सायरन की आवाज़ सुनते ही राधिका का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। तभी अचानक दरवाजे पर जोरदार धमाका हुआ और पुलिस वाला दरवाजा तोड़ता हुआ अंदर घुस आया। वर्दी देखते ही राधिका बुरी तरह घबरा गई, लेकिन अगले ही पल उसने खुद को संभाल लिया। वह चिल्लाते हुए बोली, इंस्पेक्टर साहब, मैं आपके ही पास आने वाली थी, देखिए यही लड़की मेरी गाड़ी लेकर गई थी। ये कहते उसने मेरी बड़ी बेटी को पकड़कर पुलिस के सामने धकेल दिया। राधिका बिना पलक झपकाए इतनी आसानी से झूठ बोल रही थी कि मैं सुन रह गई। वह बोली कि मेरी बेटी रात में चोरी छुपे कार की चाबी लेकर बाहर गई थी और रास्ते में किसी का एक्सीडेंट कराई है। अब पकड़े जाने के डर से भागने की भी कोशिश कर रही थी। उसकी बातें सुनकर मेरा दिमाग सुन रह गया। मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि राधिका अपने फ़ायदे के लिए मेरी बच्ची को इस हद तक फंसा देगी। मैं इससे पहले कुछ बोल पाती कि उससे पहले इंस्पेक्टर ने हथकड़ी निकाली और मेरी बेटी की तरफ बढ़ा दिया। मेरी सांस अटक गई। तभी बाहर से एक भारी और गूंजती हुई आवाज़ आई, रुक जाए। हम सब एक साथ दरवाजे की ओर मुड़े। वहाँ एक रोबदार उम्रदराज आदमी खड़ा था। उसकी आंखों में गुस्सा और चेहरे पर सख्ती साफ दिखाई दे रही थी। उसे देखते ही राधिका के मुंह से चीख निकल गई, विक्रम आप? वह आदमी राधिका का पति विक्रम था। उसने राधिका की तरफ देखा तक नहीं, बस सीधे इंस्पेक्टर के पास आया और गंभीर आवाज़ में बोला, इंस्पेक्टर साहब, मेरे घर में पुलिस क्यों आई है
और आप इस बच्ची को हथकड़ी क्यों लगाने जा रहे हैं? इंस्पेक्टर ने शांति से जवाब दिया, सर आपकी कार से एक गंभीर एक्सीडेंट हुआ है। आपकी पत्नी का कहना है कि गाड़ी ये लड़की चला रही थी और इसी से हादसा हुआ है। उसी के आधार पर हम कार्रवाई करने आए हैं। विक्रम ने एक बार मेरी कांपती हुई बेटी को देखा, फिर अपनी पत्नी की ओर नजर घुमाई। राधिका पसीने से भीगी हुई थी। विक्रम ने ठंडे स्वर में पूछा, राधिका क्या तुम सच बोल रही हो? राधिका हकलाते हुए बोली, जी हाँ, मैं तो घर पर थी। ये लड़की चुपचाप चाबी लेकर गई थी। इंस्पेक्टर के चेहरे पर तभी हल्की सी मुस्कान आई। उसने जेब से टैबलेट निकाला और बोला, विक्रम साहब, आज के ज़माने में सच्चाई छुपाना इतना आसान नहीं है। जहाँ हादसा हुआ था वहाँ एक दुकान के बाहर कैमरा लगा था। हमने उसकी रिकॉर्डिंग देख ली है। ये कहते हुए उसने वीडियो चला दी। स्क्रीन सबके सामने थी। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा था कि कार तेज रफ्तार में आई और सड़क किनारे खड़े एक आदमी से टकरा गई। गाड़ी रुकते ही ड्राइविंग सीट का दरवाज़ा खुला और राधिका खुद लड़खड़ाते हुए बाहर निकली। स्ट्रीट लाइट की रोशनी में उसका चेहरा साफ पहचाना जा रहा था। उसके साथ आगे की सीट से एक युवक भी उतरा और दोनों घबराकर वहां से भाग गए थे। राधिका समझ चुकी थी कि अब कोई झूठ उससे नहीं बच पाएगा। उसका सारा खेल खुल चुका था। वह वहीं फर्श पर बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी। कांपती आवाज़ में बोली, मुझे माफ़ कर दीजिए विक्रम, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैं रास्ता भटक गई थी। विक्रम ने नफरत और दर्द भरी नज़रों से उसे देखा। उसकी आवाज़ में ठंडापन था। इसे भूल नहीं, गुनाह कहते हैं। तुमने मेरे भरोसे को तोड़ा है। मैंने तुम्हें नाम, इज्जत, सब कुछ दिया और तुमने मेरे घर को झूठ और धोखे से भर दिया। विक्रम ने सख्ती से पूछा, सच सच बताओ, ये आदमी कौन है जो तुम्हारे साथ गाड़ी में था? राधिका ने सिर झुका लिया। कुछ पल चुप रही, फिर जैसे अंदर जमा बोझ बाहर आ गया हो उसने रोते हुए कहा, वो मेरा पति है, दूसरा पति। ये सुनते ही कमरे में पूरा सन्नाटा छा गया। मैं और मेरी बेटियां एक दूसरे को देखकर दंग रह गई। विक्रम की आंखों में तो हैरानी और गुस्सा तो उभर ही आया था। क्या कहा तुमने? विक्रम की आवाज़ भारी हो गई। राधिका ने डरते डरते पूरी सच्चाई बतानी शुरू की। उसका नाम समीर है। मैं आपसे शादी के बाद उससे मिली थी। वह मुझसे प्यार करता था, कहता था कि मैं उसकी हूँ। एक दिन वह मुझे मंदिर ले गया और वहाँ हमने शादी कर ली। मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। विक्रम का चेहरा पत्थर की तरह सख्त हो गया। तो तुम दोहरी जिंदगी जी रही थी? एक तरफ मेरी पत्नी बनकर ऐश और दूसरी तरफ किसी और की पत्नी बनकर रिश्ते निभा रही थी? राधिका ने रोते हुए सिर हिलाया। हाँ, मैंने आपको धोखा दिया। मैं जानती थी कि अगर सच सामने आया तो सब खत्म हो जाएगा, इसलिए बीमारी, बाहर जाना सब बहाने थे। मैं समीर से मिलती थी, वही मुझे खर्च करने को उकसाता था। विक्रम ने कड़वी हंसी के साथ कहा, और आज जब हादसा हुआ तो वही तुम्हारा दूसरा पति तुम्हें छोड़कर भाग गया। राधिका की आंखें भर आई। हाँ, एक्सीडेंट होते ही वह डर गया, बोला कि पुलिस आ गई तो सब खत्म हो जाएगा। उसने कहा कि मैं खुद ही कुछ कर लूँ। विक्रम ने गहरी सांस ली। जिस रिश्ते के लिए तुमने मेरा घर तोड़ा, मेरी वही रिश्ता सबसे पहले तुम्हें छोड़ गया। राधिका अचानक उसके पैरों में गिर पड़ी। मुझे बचा लीजिए विक्रम, मैं आपकी पत्नी हूँ। समाज क्या कहेगा? पुलिस मुझे ले जाएगी, एक मौका दे दीजिए। विक्रम ने अपने पैर पीछे खींच लिए। तुम उस दिन मेरी पत्नी नहीं रही जिस दिन तुमने मंदिर में किसी और के साथ शादी की, और आज तुमने सारी हदें पार कर दी हैं। जब अपने गुनाह से बचने के लिए एक मासूम बच्ची को आगे कर दिया। उसने मेरी सहमी हुई बेटी की तरफ देखा, फिर राधिका की ओर मुड़ा। जिस औरत के दिल में इंसानियत बची हो वह कभी किसी बेटी को ढाल नहीं बनाती। तुमने मदद के नाम पर इस परिवार को पनाह दी ताकि जरूरत पड़ने पर अपने गुनाह और किसी और पर डाल सको। विक्रम की आवाज़ में अंतिम फैसला था। मैं धोखा सह सकता हूँ लेकिन किसी बेगुनाह की जिंदगी से खेलना नहीं। अब कानून अपना काम करेगा। कुछ ही पलों में विक्रम ने अपने फैसले पर मोहर लगा दी। उसने बिना देरी के राधिका को तलाक दे दिया। ये सुनते ही राधिका चीख पड़ी। वो रोती हुई चिल्लाती रही कि उसे तलाक ना दिया जाए, लेकिन विक्रम का फैसला अटल था। कुछ ही सेकंड में राधिका की सारी शान शौकत, ऐशोआराम और रुतबा मिट्टी में मिल चुका था। जिस घर को वो अपनी ताकत समझती थी उसी घर में पुलिस उसे घसीटते हुए बाहर ले गई। मैं ये सब देखकर सुन रह गई। मुझे कभी अंदाजा नहीं था कि राधिका इतनी बड़ी धोखेबाज निकलेगी। उसने अपने पति को तो धोखा दिया ही था, साथ ही साथ मुझे और मेरी मासूम बेटियों को भी अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करना चाहा। फिर भी दिल के किसी कोने में ये सब चुभ रहा था कि जब मैं सड़क पर थी तब वही मुझे इस घर में लाई थी। भले ही उसकी मदद के पीछे उसका मतलब रहा हो, लेकिन उस वक्त मेरे पास और कोई सहारा नहीं था। राधिका के जाने के बाद मुझे समझ आ गया कि अब इस घर से मेरा कोई रिश्ता नहीं बचा। मैं डरते डरते विक्रम के पास गई और हाथ जोड़कर बोली, साहब, मुझे बस एक दिन की मोहलत दे दीजिए। मैं कल सुबह तक ये घर छोड़ दूंगी। मैं आगे कुछ कहती ही उससे पहले विक्रम ने मेरा हाथ थाम लिया। उसकी आवाज़ में अपनापन था। उसने कहा, तुम्हें मेरे साथ हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारी ईमानदारी से बहुत खुश हूँ। तुम चाहती तो अपनी बेटी को पुलिस के हवाले कर सकती थी, लेकिन तुमने लालच को ठुकरा दिया। ये कहते हुए उसने बड़ी बेटी के सिर पर प्यार से हाथ रखा, फिर मेरी ओर देखकर बोला, तुम चाहो तो यहीं रह सकती हो, मुझे कोई आपत्ति नहीं। ये सुनते मेरी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। मैंने हाथ जोड़कर धन्यवाद कहा, लेकिन तभी विक्रम ने जो अगली बात कही उसने मुझे भीतर तक हिला दिया। उसने गंभीर स्वर में कहा, मेरा ज़्यादातर समय विदेश के कारोबार के सिलसिले में गुजरता है। राधिका ने मेरे भरोसे को तोड़ दिया, लेकिन आज भी मुझे एक सच्ची और समझदार जीवन साथी की जरूरत है। वह कुछ पल रुका, फिर बोला,
मैं जानता हूँ कि मेरी उम्र तुमसे ज़्यादा है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे साथ एक प्रस्ताव रखना चाहता हूँ। मेरे पास बहुत संपत्ति है और तुम्हारे पास अपनी बेटियों के सिवा कोई सहारा नहीं। अगर तुम चाहो तो मुझसे शादी कर सकती हो। मैं तुम्हें या तुम्हारी बेटियों को कभी मजबूरी में नहीं रखना चाहता। अगर तुम मना कर भी देती हो, तभी ये घर तुम्हारा ही रहेगा। फैसला अब तुम्हारे हाथ में था। मैंने एक बार अपनी चारों बेटियों की तरफ देखा। उनकी आंखों में डर भी था और उम्मीद भी। मैं उन्हें ज़िंदगी भर अभाव और बेबसी में नहीं देख सकती थी। अगर मैं सिर्फ छत के लिए इस घर में रहती तो भी उनके भविष्य के लिए कुछ कर ना पाती। इसलिए मैंने विक्रम के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और उनसे शादी कर ली। यह फैसला मेरे लिए आसान नहीं था, लेकिन उस वक्त मुझे यही सही लगा। शुरुआत के दिनों में मुझे उनसे थोड़ा डर लगता था। उम्र का फ़र्क था और बीते हुए जख्म भी थे। मगर धीरे धीरे मुझे समझ आने लगा कि विक्रम एक अच्छे इंसान है। उन्होंने कभी मुझ पर किसी काम के लिए जोर नहीं डाला, न ही मेरी मर्जी के बिना मुझे छुआ। उन्होंने मेरी हर जिम्मेदारी को अपने कंधे पर लिया। वो सिर्फ अच्छे पति नहीं, बल्कि मेरी बेटियों के लिए एक सच्चे पिता भी साबित हुए। विक्रम रोज मेरी बेटियों के लिए कुछ ना कुछ लेकर आते। कभी किताबें, कभी खिलौने, कभी उनके लिए मनपसंद कपड़े। उनका कहना था कि कुछ दिनों के बाद उन्हें फिर विदेश जाना होगा, इसलिए जाने से पहले वो अपनी हर जिम्मेदारी को पूरा करना चाहते थे। उनकी उम्र 40 साल थी और मैं उनसे छोटी थी, लेकिन मुझे इस फर्क से कोई परेशानी नहीं थी। मेरे लिए वह किसी देवता से कम नहीं थे। जो अधिकार और सम्मान मुझे मेरे पहले पति ने कभी नहीं दिया, वह सब मुझे विक्रम से मिला था। मेरी बेटियों को भी उनसे पिता और जैसा स्नेह मिला। उन्होंने कभी मुझे ये एहसास नहीं होने दिया कि वे उनकी संगी संतान नहीं है। मेरी बेटियां भी विक्रम के साथ बहुत खुश थी और पहली बार मुझे लगा कि हमारी ज़िंदगी में अब सही दिशा चल रही है। कुछ साल बाद वही आदमी जिसने मुझे कभी सिर्फ बेटियों की वजह से छोड़ दिया था, मेरे सामने हाथ जोड़कर खड़ा था। उसकी आंखों में पछतावा था। वह माफ़ी मांग रहा था और कह रहा था कि उसने बहुत बड़ी गलती की थी, लेकिन तब बहुत देर हो चुकी थी। मेरी ज़िंदगी आगे बढ़ चुकी थी। जिस औरत को उसने ठुकराया था, वह अब सम्मान और सुरक्षित भविष्य के साथ खड़ी थी। कभी कभी देर से मिली माफ़ी खोए हुए रिश्ते को वापस नहीं ला पाती, और यही इस कहानी का सबसे बड़ा सच था। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आई है, सो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें एंड बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं।